الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, अपने घर में खुश होंगे, महफूज होंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको कामयाबी का मानने से नवाजे। अपने मंजिलों की तरफ गामज़न रहे, अपने मंजिलों की तरफ जिद्दोजहद करते रहे, अल्लाह ताला आपको ज़रूर आपकी मेहनत का सिला देगा। अल्लाह ताला कभी भी किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता है, ठीक है। तो इस एम से, इस यकीन से कि हम मेहनत करेंगे तो हमें उसका अवार्ड मिलेगा लाइफ में किसी न किसी तरह, किसी न गिव बैक में। तो इंशाल्लाह आप कर लेंगे इसको, ठीक है। आज का टॉपिक है हमारे पास चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट का डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, जो कि सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके चैप्टर 1 का फर्स्ट क्लास का है, एफएस पार्ट 1 एसएस पार्ट 1 का। तो उसको देखते हैं, जो उसको समझते हैं बेसिकली क्या है और उसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, ठीक है। इसमें हम देखेंगे होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। मेकिंग द फार्मूला हम डायमेंशन ऐसे से कैसे कर सकते हैं, तो इन चीजों को देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज के लिए, every base quantity can be considered as a dimension written in the square brackets। आपके पास डायमेंशन को लिखने का आसान तरीका ये है कि आप लोग क्या करें, उसने कहा every base quantity can be considered। आपके पास डायमेंशन के लिए पहला असूल है, रूल ये है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ बेस क्वांटिटी जो है वो कंसीडर की जाती है डायमेंशन लिखने के लिए। बेस क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटी है, बेसिकली वो आपके पास लेंथ है, ठीक है, मास है, टाइम है, ठीक है। ये सारी की सारी क्या है, बेस क्वांटिटीज कंसीडर की जाती है हमारे पास। इस चीज के लिए every base quantity can be considered as a dimension written in square brackets। इसको हम क्या लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं हमारे पास। अगर हम देखें लेंथ की डायमेंशन को, तो हम इसको यूज करते हैं, या हम देखते हैं कैपिटल एल के लिए, मास भी हम यूज करते हैं कैपिटल एम, और टाइम के लिए यूज करते हैं हम टी। और लिखना कैसे है, इन दी स्क्वायर ब्रैकेट। सो हमारे पास एमसीक्यूज भी आ सकता है कि डायमेंशन किस चीज के लिए होती है। डायमेंशन सिर्फ बेस क्वांटिटी के लिए कंसीडर की जा सकती हैं, ड्राइव क्वांटिटीज के लिए कंसीडर नहीं की जा सकती, और इनको लिखते भी हम बेस क्वांटिटीज के अंदर ही है। आप जितने भी फार्मूलास के डायमेंशन लिखेंगे ना, आप सब के सब बेस क्वांटिटीज के अंदर ही, मींस इन तीन प्रोसीजर्स में ही लिखेंगे, इन तीनों में ही लिखेंगे, एंड एल और टी की फॉर्मेशन में लिखेंगे उसको, ठीक है। तो इसको एग्जांपल्स की तरफ से समझते हैं, एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, कुछ फार्मूलास की डायमेंशंस बनाते हैं, ठीक है, और समझते हैं कि सर ये डायमेंशन बनती है कि नहीं बनती है। सबसे पहले देखते हैं, हमारे पास अगर देखी जाए एक फॉर्मूला होता है s v t, और अगर वेलोसिटी की डायमेंशन निकालनी हो मुझे, तो s t लिख दिया, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करें जी, इनका डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर, टाइम का सेकंड, फॉर्मूला क्या आ गया, मीटर पर सेकंड, यूनिट सॉरी क्या आ गया, मीटर पर सेकंड आ गया, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। मीटर क्या है, लेंथ है, लेंथ भी आपके पास यहां पे लिखा हुआ था, मैंने इसको रेज कर दिया। तो लेंथ के लिए हम यूज करें कैपिटल एल, टाइम के लिए कैपिटल टी, और मास के लिए कैपिटल एम, ठीक है, इन दी स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे लेंथ, ये मीटर जो कि एक लेंथ होती है, कैपिटल एल, सेकंड किसको यूनिट टाइम का, तो टाइम के लिए -1, ये मेरे पास वेलोसिटी की डायमेंशन है। इसी तरह आपके पास एक्सेलरेशन भी निकालना चाहते हैं, एक्सेलरेशन आपको पता है v/t होता है, ओके। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है बेसिकली, v के लिए डायमेंशन आपने कंसीडर कर ली है lt - 1 स्क्वायर ब्रैकेट्स में, ठीक है। यहां सबसे पहले हम यूनिट लिख लें, आप लोग यूनिट्स को लिख लेते हैं भाई, इतनी कौन सी बात है, हमारे लिए कौन सी मुश्किल चीज है। वेलोसिटी ms - 1, टाइम के लिए सेकंड, जब ये ऊपर आएगा ये बन जाएगी ms - 2, ठीक है। डायमेंशन फाइंड करें l t - 2, आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट्स में आ जाएगी। ये एक्सेलरेशन की आ गई। अगर हम निकालें किसी भी फोर्स के लिए, ठीक है, वो फोर्स F = ma कर लें आप, ठीक है। ये फोर्स कौन सी हो सकती है, ये फोर्स आपके पास ग्रेविटी की फोर्स भी हो सकती है जी, ठीक है। ये फोर्स आपके पास टेंशन की फोर्स भी हो सकती है, और यही फोर्स आपके पास वेट की फोर्स भी हो सकती है। देखिए फोर्सेस की टाइप्स है ना कुछ, कि एक ग्रेविटी की फोर्स रिएक्ट करती है, ठीक है, फिर टेंशन की फोर्स, किसी स्ट्रिंग में पेंडुलम वगैरह में टेंशन की फोर्स होती है, इसी तरह वेट की फोर्स पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ तो उसकी क्या है, एक वेट की फोर्स है। तो इन तमाम फोर्सेस के लिए क्या यूज होती है, मतलब एक ही फोर्स यूज होती है, एक यूनिट यूज होता है न्यूटन। फार्मूला इसका यूनिट निकालते हैं, सबसे पहले मास का होता है किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का ms - 2, ठीक है। अब इनकी डायमेंशंस फाइंड करते हैं। किलोग्राम क्या है जी, एक मास है, तो मास के लिए कैपिटल M,
मीटर क्या है, एक लेंथ है L, और टाइम T - 2। ये आपके पास क्या है, कुछ डिमेंशंस की एग्जांपल्स आपके पास। इसी तरह कोई और डिमेंशन कंसीडर कर लें आप लोग, कोई भी फॉर्मूला देख लें जिसमें आपको समझ आना हो या आपको पूछना हो कि यार ये वाले डिमेंशन हो सकते हैं, आप खुद भी ट्राई करेंगे ये डिमेंशन बाइनरी कैसे डिफाइन। अभी मैंने रेस कर दिया, लेकिन आपने एक चीज नोट की कि मैंने जितने डिमेंशंस लिखी हैं, वेलोसिटी की L -1, एक्सेलरेशन की L -2, और फोर्स के लिए mLT -2, तमाम की तमाम डिमेंशंस जो है हम लोग फिजिकल बेस क्वांटिटीज में ही बेसिकली लिख रहे हैं, क्योंकि टॉपिक था डिमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कि आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज में क्या थी, बेस और ड्राइव क्वांटिटीज, लेकिन डिमेंशन जो है वो बेस क्वांटिटी में ही ड्राइव की जाती है, बेस क्वांटिटी में ही लिखी जा रही होती है, मतलब मास, लेंथ और टाइम में ही घूम रही है सारा प्रोसीजर। अब इसी तरह अगर आप मोमेंटम भी निकालना चाहते हैं, मोमेंटम की देख लेते हैं, v mv, ठीक है। इसका सबसे पहले यूनिट लिखें, डिमेंशन लिखने का आसान तरीका ये बच्चे के क्या करना है, आपने फॉर्मूला लिखा हुआ है उस फॉर्मूले से यूनिट बनाना है। जैसे ये p mv, मास आपके पास क्या है, किलोग्राम, वेलोसिटी का यूनिट ms -1, किलोग्राम क्या है, एक मास है, कैपिटल M लगा दें, मीटर एक लेंथ है, कैपिटल L लगा दें, और टाइम -1 है। तो ये आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट्स में आपने लिखने का तरीका ये होता है कि कैपिटल लेटर्स यूज करनी है स्पेस लिखने के लिए और स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करनी है। ये आपके पास सिंपल लीनियर मोमेंटम है। अगर एंगुलर मोमेंटम देखा जाए L r क्रॉस p, r भी क्या है, एक लेंथ है, रेडियस है, वो भी एक लेंथ होती है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर। मोमेंटम का वैसे फॉर्मूला होता है mv, अभी हमने मोमेंटम को यूनिट निकाला था, मीटर इनटू किलोग्राम मीटर पर सेकंड। सो ये आपके पास बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर s -1, डायमेंशन लिखें m l स्क्वायर t -1। तो आप लोग काफी फार्मूलाज जो है उनकी डायमेंशन को ड्राइव कर सकते हैं। क्या करें, उस फार्मूला का यूनिट बनाएं, उस यूनिट को डायमेंशन में लिखने की कोशिश करें, और तमाम के तमाम डायमेंशन आपके पास ml t -m स्क्वायर t -1 की फॉर्मेशन में आती जाएंगी हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास डायमेंशन का सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू है बेसिकली, और एग्जांपल्स हमने इसको देख लिया कि डायमेंशंस क्या हैं। अब चलते हैं बेसिकली इनकी दो जो बेसिक होमोजेनिटी प्रिंसिपल है वो क्या है, और उसके बाद हम डायमेंशन वैसे से फार्मूला कैसे बना सकते हैं उसको देखते हैं, ठीक है जी। अच्छा, हमारे पास एक इसका प्रिंसिपल है होमोजेनिटी प्रिंसिपल, होमोजेनिटी प्रिंसिपल। स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, मेरे स्पेलिंग का ऊपर नीचे होते हैं थोड़े से। होमोजेनिटी प्रिंसिपल आपके पास है ये, ठीक है। होमोजेनिटी प्रिंसिपल, होमोजेनिटी का मतलब होता है, ये वर्ड आपके पास कहां से है, होमोजेनियस। होमोजेनियस का मतलब होता है सेम चीज, मींस कि आप किसी इक्वेशन की होमोजेनिटी चेक करना चाहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड की है कि नहीं है, इसमें होमोजेनिटी प्रिंसिपल यूज हो रहा होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी इक्वेशन की किसी फॉर्मूला की होमोजेनिटी चेक करनी है कि उसमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगी, तो उसमें होमोजेनिटी प्रिंसिपल यूज होता है। फर्स्ट करें, आपके पास एक टाइम पीरियड है p = 2 पाई स्क्वायर रूट n बाय g, ये आपके पास क्या है, टाइम पीरियड है, ठीक है। अब ये टाइम पीरियड है, अब इसको कुछ चीजें स्पेसिफाई करते हैं। 2 पाई कांस्टेंट है, c यूज करता हूं। याद रखिए डायमेंशन एनालिसिस कभी भी कांस्टेंट को डायमेंशन प्रोवाइड नहीं करता, देखो कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, ये बात याद रखिएगा। तो हम इसकी जगह लिख देते हैं c और स्क्वायर रूट l बाय g लिख देते हैं एज इट इज, ठीक है। अब देखते हैं, ये कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होगी, बात याद रखिएगा। अब टाइम पीरियड के लिए डायमेंशन क्या आएगी, कैपिटल T इन द फॉर्मेशन ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट। ये इसको अगर मैं ऐसे लिखूं L/G ऑफ 1/2, कोई मसला परेशानी नहीं होगी। लेंथ के लिए क्या है आपके पास, लेंथ के लिए कैपिटल L यूज किया जाता है, यूनिट लिख देते हैं सबसे पहले इनकी, ठीक है। m और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ms - 2, यही आता है सर। अब आ जाते हैं 1/2, मीटर मीटर से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये s - 2 पर आके s + 2 हो जाएगा, और ये 1/2 ऐसे आ जाएगा, ऐसे ही होगा। या आप चलिए ऐसे कर लें, या बेशक ऐसे करें, आप लोग डायमेंशन लिख लें पहले, ना कटिंग करें, यहाँ पे डायमेंशन लिख लें m, ठीक है। और मैं इसको भी हर चीज नीचे बता देता हूं ताकि मैं इकट्ठे डायमेंशंस को पुट करूंगा यहाँ पे। अब इसके बाद देखें, ये टाइम ऐसे आ जाएगा, अब डायमेंशन लिख देता हूं मैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास L of LT - 2, ठीक है, और 1/2 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 1/2,
ये एल एल से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपके पास t इज इक्वल टू, ये t ऊपर आपका हो जाएगा t माइनस प्लस 2 1/2। अब ये 2 1/2 से कट के हो जाएगा t सिंपल, ये क्या है डिमेंशन, ये कैसे कट रहा है, ये देखिए t into 2/2 आएगा, 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका से बन जाएगी। ये क्या है, होमोजेनिटी प्रिंसिपल है आपके पास। आप इक्वेशन की होमोजेनिटी चेक कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में बस इक्वल टू किसके आ रही है, राइट हैंड साइड की आ रही है, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट फॉर्मेशन डिफरेंट फार्मूलास की आपके पास होमोजेनिटी है जिसको आप लोग खुद चेक कर सकते हैं होमोजेनिटी प्रिंसिपल से, ठीक है। तो ये आपके पास होमोजेनिटी प्रिंसिपल है, इसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आपके पास न्यूमेरिकल्स में भी कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिसमें हम लोग यूज करते हैं होमोजेनिटी प्रिंसिपल को। जैसे कि आपके पास एक इक्वेशन है vf is equal to vi plus at। अब इसमें भी होमोजेनिटी प्रिंसिपल चेक करना है कि यहाँ पे होमोजेनिटी सेम है कि नहीं है, ये भी चेक करते हैं यहाँ पे। चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले यूनिट पुट करते हैं ms-1, ठीक है। vi वेलोसिटी है वो भी ms-1 प्लस ये क्या है मीटर पर सेकंड और ये आ जाएगा सिंपल सेकंड, ठीक है। ये हो जाएगा ms-1 इक्वल टू ms-1 प्लस ये s-2, ये हो जाएगा s-2 प्लस 1। बेसिस सेम है ना, पावर्स को आप लोग क्या करते हैं ऐड करते हैं। फिर इसके बाद ms-1 प्लस ms-1 आ जाएगा। अच्छा देखिए किसी इनको चेक कर रहे हैं कि यार वो होमोजेनिटी है उसमें कि नहीं है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड है कि नहीं है, तो उसके लिए साथ लेकर आता हूं। जब आप उसकी यूनिट डिफाइन कर रहे होंगे, अब ये हो जाएगा ms-1 प्लस ये दो सेम है तो 2 ms-1। अब 2 तो है कांस्टेंट मेरे पास, कांस्टेंट की डायमेंशन होती नहीं है, मतलब अगर कांस्टेंट में हटा दूं तो दोनों तरफ यूनिट्स क्या आ गए हैं, सेम आ गए। यूनिट्स मेरे पास क्या आ गए, सेम आ गए। कांस्टेंट को मैं 2 से लिख देता हूं ताकि ये सेपरेट ही रहे, ठीक है। हो सकता है ब्लू आपको ना नजर आ रहा हो, इसमें तो मैं रेड को यूज कर देता हूं। अच्छा अब देखें ms-1 ये कांस्टेंट है, इसको हमें देख रहे हैं, इसकी डायमेंशन नहीं, इसका काम नहीं है मेरे पास। यूनिट मेरे पास क्या है, सेम। किसी इक्वेशन में अगर आप चेक करें होमोजेनिटी और उसकी यूनिट्स दोनों तरफ सेम आ जाए तो इट मींस दैट इसकी डायमेंशन सेम है। डायमेंशन पुट कर रहे हैं यहां पे, ये आ जाएगा lt-1, ठीक है। और सेकंड में भी 2s से चलेगा, ये भी क्या आ जाएगा lt-1। इसको आप इग्नोर करें क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट डायमेंशन नहीं है। इसको इग्नोर करके देखें क्या दोनों इक्वेशंस इक्वल हैं कि नहीं है। अगर तो दोनों इक्वेशंस इक्वल हैं तो ये होमोजेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो कर रही है, ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट है आपके पास, ठीक है। ये आपको समझाता था, मैंने इसको सोल्व कर दिया 2.89 मिनट। इसी तरह एक चीज इक्वल एक्सिस के रोल है, और इंशाल्लाह जब मैथ्स करेंगे तो उसको सोल्व किया जाएगा। होमोजेनिटी प्रिंसिपल चेक कर लिया हमने। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका डायमेंशन एनालिसिस जो है रोल प्ले करता है। नेक्स्ट चीज आप देखें डायमेंशन एनालिसिस जो हमें इस चीज के इनेबल करती है कि मेकिंग अ पॉसिबल फार्मूला। आप किसी चीज का फार्मूला बनाना चाहते हैं, फर्स्ट कर ले मैं टाइम पीरियड निकालना चाहता हूं, टाइम पीरियड का फार्मूला बनाना चाहता हूं पेंडुलम का। अब इससे कुछ टर्म्स या क्वांटिटीज रिलेट करती हैं वो मैं लिखना चाह रहा हूं। ये हमें पता था कि मास ऑफ बॉब है और ये हमारे पास है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जो हमारे पास स्ट्रिंग थी। स्ट्रिंग पीने वाली नहीं है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग डोरी की, ठीक है ना। ये नाम ना ओपिनियन स्ट्रिंग समझ लो। अब इसके बाद जब हमने इसको यहां से यहां मूव किया था, इट मेक्स सम एंगल ऑफ थीटा। इसने कुछ एंगल बनाया था, क्या कहते हैं इस एंगल को, थीटा एंगल कहते हैं। फिर एक चीज और रिस्पेक्ट कर रही थी ग्रेविटी, ये कुछ टर्म्स थी। ग्रेविटी रिस्पेक्ट कर रही थी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन था भाई, इसमें मास था, लेंथ था और क्या था इसमें थीटा था। एंगल क्रिएट किया था इसने। मुझे इस पे टाइम पीरियड निकालना है, उसका फार्मूला बनाना टाइम पीरियड के लिए। तो हम क्या करेंगे, जब हमें किसी चीज का फार्मूला ड्राइव करना हो तो जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड निकालना है, हम ये करते हैं टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू किस चीज के प्रोपोर्शनल करेंगे, इन तमाम वैल्यूज के, मींस m मल्टीप्लाई बाय l मल्टीप्लाई बाय थीटा मल्टीप्लाई बाय g। ये कर लें। इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हम ये करेंगे कि हम इनके ऊपर कुछ पावर्स पुट कर देंगे ताकि वो पावर्स निकाल के फाइंड करके ना हम फार्मूला ड्राइव कर लेंगे। हर क्वेश्चन में से कहना न्यूमेरिकल भी आपके दोस्त से रिलेट करते हैं, जिसमें आपको खुद फार्मूला ड्राइव करना है आपके पास बेसिकली, ठीक है। आपने इसी तरह इसको सोल्व करना है वहां पे भी। एक आपके पास मेरा ख्याल है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वाला शायद, ठीक है। और एक मुझे नाम भूल गया इसको, कौन सा नाम बाद में देखेंगे इसको।
m पावर्स पुट करें m ऑफ a मल्टीप्लाई बाय l ऑफ b मल्टीप्लाई बाय थीटा c मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। ये ठीक है, यहां पे समझ आ गई तो मसला परेशानी नहीं होगी। मुझे पता है ग्रेविटी dr इस पावर्स में मैंने पुट कर दी। अब क्या करें, इनके यूनिट्स लिखें जरा। इनके यूनिट्स क्या होते हैं जी? मीटर के लिए हम यूज करते हैं कैपिटल, नहीं मीटर की यूनिट क्या होता है जी? ये सॉरी ये है मैस में, सॉरी मैस का यूनिट है किलोग्राम, लेंथ का यूनिट है मीटर, पावर पुट करते हैं a b। ये थीटा का यूनिट क्या है? थीटा का यूनिट बताएं। अब थीटा का यूनिट स्यापा पड़ गया सर, थीटा का यूनिट कहां से निकालें? थीटा का यूनिट निकालने का आसान तरीका मेरे पास ये होता है s r थीटा। ये आपने जब थीटा निकालना हो तो हम क्या करते हैं r थीटा। अब कैसे देखें, ये आपके पास है थीटा, ये इस सर ये अब देखें ना, अगर इसको मूव करो इस तरह तो ये इसका दुश्मन है रेडियस r लेंथ कह रहे हैं, ये लेंथ है इसकी, जिसको हम r भी कह सकते हैं इस फॉर्मूले के लिए। इस बॉब ने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया यहां पे, ठीक है, हमने यहां से फॉर्मूला बनाया s r थीटा, ये मैंने फॉर्मूला ड्राइव करके यहां से, ठीक है। या उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री में आपको फॉर्मूला पढ़ेंगे s r थीटा, थीटा या l r थीटा। मुझे क्या चाहिए? थीटा, यहां ये भी फॉर्मूला था थीटा l r, क्योंकि यहां से मैं ये भी बना सकता हूं। थीटा आपके पास आ गया, अल्लाह को भला करे, s/r। s क्या है? डिस्टेंस है, डिस्टेंस मीटर में सिस्टम यूनिट क्या है जी? सर ऑब्वियसली मीटर है। और रेडियस भी, रेडियस क्या है? रेडियस सर एक लेंथ है, तो उसका यूनिट क्या है? सर वो भी मीटर है। तो जब मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा तो थीटा का कोई यूनिट नहीं है, नो यूनिट, ठीक है। थीटा का कोई यूनिट नहीं है, थीटा का कोई यूनिट नहीं है, तो यहां पे मैं थीटा का क्या पुट करूं? मैं इस चीज को सिंपल इस तरह पुट कर सकता हूं कि मैं थीटा पावर 0 लिख देता हूं और c ऐसे लिख देता हूं। मतलब ये है थीटा पावर 0 का मतलब 1 आंसर है, क्योंकि आपको पता है जिसकी पावर 0 जो भी पावर 0 होती है जिस भी एलिमेंट की, उसका 1 आंसर आता है। तो थीटा पावर 0 का मतलब 1 आंसर आएगा आपके पास। ये चीज क्लियर हो गई आपके पास। मल्टीप्लाई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यूनिट ms - 2 होल पावर d। यहां तक चीज समझ आ गई तो मसला परेशानी नहीं है, मुझे बताओ। आगे देखें, इसके बाद अब इनकी डायमेंशंस को पुट करते हैं। टाइम के लिए डायमेंशन कैपिटल T है, क्योंकि हमने बेसिकली टाइम के निकालना, हमने इधर नहीं देखना है, इसको हमने यहां पे देखना है इसको। तो उसकी डायमेंशन लिख दो। किलोग्राम के लिए कैपिटल M ऑफ A, किलोग्राम क्या था? मास था। मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का, कैपिटल L ऑफ B। अब थीटा पावर 0 है, ठीक है, थीटा का कोई यूनिट नहीं है, तो L इसमें से अब ये c जब इससे पावर मल्टीप्लाई होगा c 0 बन जाएगा, तो ये 1 L से खुद ही आ जाएगा। c पावर मल्टीप्लाई होगी तो c 0 हो जाएगा, तो c 0 पावर 0 आ जाएगी। मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसकी डायमेंशन में वैल्यू। ये क्या आती है? ये अलग लग रहा है आपके पास आता है m, कैपिटल M क्या होता है? ये मास है मीटर में, हां मीटर है, तो आपके पास L आ जाएगा, ये आ जाएगा t - 2 ठीक है। यहां पर समझ आ गई चीजें। अब यहां से एक चीज जो मैंने फाइंड आउट करी वो क्या थी? सबसे पहला पॉइंट मैंने यहां से निकाल लिया कि c की पावर यहां पे क्या है? 0 है, या c का आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो मैं इस साइड पे लिख लेता हूं, जो मैं आंसर ज्ञान करने जा रहा हूं साथ साथ c क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, क्योंकि यूनिट कोई नहीं ना था, यूनिट कोई नहीं है, तो c पावर इसकी क्या आ गई? 0 आ गई हमारे पास, ठीक है। जिस चीज का कोई यूनिट नहीं होगा क्वांटिटी का, उसकी पावर क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो हमने c को 0 लिख दिया यहां पे, ताकि हम एंड में प्रूव कर सकें कि c है। नेक्स्ट चीज देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डायमेंशंस को ऐसे लिख रहे हैं बच्चे यहां पे। ये मास ए पावर a है lb। हम क्या करते हैं? हम लेते हैं कैपिटल M ऑफ a मल्टीप्लाई बाय L ऑफ b मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय, इनकी पावर्स को कर दें, हम कर दें t - 2t कर देते हैं यहां पे। अब देखिए हमने करना है यहां पे कोएफिशिएंट्स को कंपेयर, किसको कंपेयर करना है? कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। अब यहां पर t है, लेकिन यहां पर कोएफिशिएंट्स का जो वैल्यूज है वो m भी है और l भी है। अगर मैं एक स्टेप इसमें एडिशन ये करूं, मैं यहां पे ये करूंगा, लिख दूं m पावर 0 l पावर 0 और t एलसीएस मींस m पावर 0 क्या होगा? 1, l पावर 0 क्या होगा? 1। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको लिखने से, मेरे लिए आसानी ये हो जाएगी कि मैं जब कोएफिशिएंट्स कंपेयर करूंगा तो मुझे यहां से इधर वाली साइड से पावर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे।
अब क्या करते हैं, इस कांस्टेंट के साइन को खत्म करते हैं और यहाँ पे एक कांस्टेंट के लिए मैं यहाँ पे यूज कर देता हूँ c, क्योंकि हमको पता है जब कांस्टेंट के साइन हटाते हैं तो हम यहाँ यूज कर देते हैं c यूज करते हैं। ये बात क्लियर होगी। अब इस सारी वैल्यूज को मैं ऐसे दोबारा लिखता हूँ, m of a मल्टीप्लाई बाय l of b मल्टीप्लाई बाय 1 l of d और t की पावर -2d। ये बात यहाँ तक क्लियर होगी, हो सकता है मेरा ख्याल है। कोई चीज ना समझ आई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है जी। अब जगह मेरे पास नहीं बची, नो प्रॉब्लम, रेज करने लगो। ये मैं यहाँ से रेज करने लगूँ, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू मुझे चाहिए बाद में भी, या मैं दोबारा वो लिख दूंगा यहाँ पे और यहाँ से मैं रेज कर दिया। तो दो मिनट जरा शॉर्ट्स है, अभी यहाँ पे देख नहीं सकता मैंने नो प्रॉब्लम। अब इस पैटर्न में यहाँ पे देखिए, अब मैंने कोएफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं बच्चे। ये देखो m की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, m की a, ठीक है, और m की वैल्यू कितनी है, मैथ्स कितनों में है, ये मैथ्स है ना, तो कैपिटल M में आया था और किसी में भी नहीं है मेरा ख्याल, हाँ किसी में भी नहीं है। a यहाँ पे कोएफिशिएंट बेसिस सेम है ना m, a का यहाँ पे पावर देखिए 0 है, तो a पावर क्या आ गई यहाँ पे 0 होगी m के लिए। इसके बाद l का देखते हैं, l में क्या क्या है, b d, मतलब l के लिए यहाँ पे b और d दो चीजें हैं यहाँ पे, b और d, ठीक है, b प्लस d इक्वल टू 0 आ गया आपके पास, और c हमने वैसे पहले लिखा हुआ इक्वल टू 0, ठीक है, तो वो भी इधर ऐड कर देते हैं c इक्वल टू 0। अच्छा आगे a भी 0 आ गया, c भी 0 आ गया, b प्लस d इक्वल टू 0 आ गया। अब यहां से टाइम पीरियड के लिए इवैल्यूएशन करें, -2d इक्वल टू 1, -2d आपके पास क्या आ रहा है 1 के इक्वल, और अगर d की वैल्यू निकालूं ये आ जाएगा -1/2। अच्छा ये मेरे पास वैल्यूज आ गई, यहां से दोबारा समझा देता हूं बच्चे। m के लिए था, यहाँ पे m क्या है, ये वैसे सेम है, कोएफिशिएंट्स कंपेयर करें पावर्स के, a और a 0 की हालत, a 0 लिख लिया, c की पावर पहले 0 थी, नोट को नहीं था तो हमने c की पावर 0 लिख दी। फिर ये यहाँ पे था लेंथ b और ये d की, बेसिस सेम भी, इधर एडिशन की b प्लस d, और यहाँ पे l की पावर क्या 0, वो सेकंड में यहाँ पे लिख दी, ठीक है। मैं यहाँ इसको इसी इक्वेशन का नाम दे देता हूँ a का, इसको। इसके बाद -2d is equal to 1, d is equal to -1/2, ये मैंने वैल्यू यहां से निकाली, यहां से इस -2d के कोएफिशिएंट को यहां से कंपेयर किया, इसकी पावर 1 थी, ये मेरे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। अभी नीचे वाला स्टेप मैं मूव कर रहा हूं, चलो इसको मैं रिमूव कर देता हूं जी। अब ये वैल्यूज आ गई, d की वैल्यू क्या आ गई -1/2, d की वैल्यू a में पुट करते हैं, पुट इन a, आंसर आपके पास आ गया b plus d is equal to 0, तो b is equal to -d minus into -1/2, तो ये आ जाएगा 1/2, तो b का आंसर मेरे पास आता है, आपको पता है क्या आ गया 1/2। ये बात क्लियर होगी कि नहीं, हो गई। अब हमने अपने पावर्स को की थी, हमने कहा था ये a है, ये b है, ये c है और ये d है। अब इनको बदला पावर्स को पुट तो करेंगे, अब फिर जगह में बची, तो यहां पे देखते हैं t is equal to कांस्टेंट m पावर a 0 थी, लिख दिया, l पावर b, b की वैल्यू क्या है, इधर गया b -1/2, तो लेंथ आपके पास क्या आ गई -1/2, एक b का आंसर क्या है भाई cos/1/2 है, क्या करें आगे थीटा c भी 0 था, थीटा 0 लिख देते हैं यहां पे। फिर इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये करना है कि मल्टीप्लाई करें g पावर d, d की पावर क्या थी -1/2, यहां तक क्लियर होगी बात, कोई मसला परेशानी नहीं है इसमें। ओके, t इक्वल टू कांस्टेंट ऐसे लिख देते हैं, m पावर 0 1 हो जाएगा, थीटा पावर 0 1 हो जाएगा, बच गया, ये दोनों वैल्यूज बच गई। अगर मैं लिख दूं l 1 पावर 2 और इस g को लिख दूं नीचे ला के g 1/2, होल पावर लिख दूं l ओवर g 1/2, कोई मसला परेशानी नहीं है सर। अच्छा आगे देख लेते हैं, इसके बाद यहां पे देखिए t is equal to, अगर होल पावर नंबर 2 को मैं ऐसे लिख दूं l ओवर g और कांस्टेंट सारा लिख दूं, कुछ क्या आ रहा है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बना होता क्या है, t is equal to 2 by square root l ओवर g। सर 2 पाई क्या था, कांस्टेंट था, कांस्टेंट तो ऐसे जाएगा, अगर यहां पे कांस्टेंट पुट करें तो मेरे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये मेरे पास होता है कि हमारे पास डायमेंशन एनालिसिस से एक पॉसिबल फार्मूला क्रिएट करना।
आपके पास जो गिवन क्वांटिटीज है उन क्वांटिटीज को मैंने यूज करते हुए फार्मूला को क्रिएट किया। आपके पास इसी तरह क्वेश्चन होंगे जिसमें दो क्वांटिटीज का भी लिखा हुआ है, तीन का भी लिखा हुआ है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आएगी। बड़ा इंपॉर्टेंट ये आपके पास है, आपको अक्सर क्वेश्चन में आ रहा है डिमेंशन ऐसे या उसकी प्रॉपर्टीज या उसके यूजेस बताएं, एक्सप्लेन करें। तो ये उसकी यूजेस है कि हम होमोजेनिटी प्रिंसिपल लिख सकते हैं, हम इक्वेशंस को देख सकते हैं कि दोनों होमोजेनियस हैं कि नहीं हैं, उनमें इक्वेशंस जो है डायमेंशन में कंसिस्टेंट हैं कि नहीं है। फिर हम मेकिंग द पॉसिबल फार्मूला, हमें वैल्यूज गिवन हो तो हम पॉसिबल फार्मूला बना सकते हैं। तो ये मेरे पास डायमेंशन एनालिसिस का टॉपिक था जिसको हमने समझा। बड़ा कोई चीज ना समझ आई हो, इसमें मिस्टेक हो तो आप गाइड कीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आई होगी। समझ आए इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।